नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का प्रहरी एकेपी न्यूज। नमस्कार, आज दिन है शनिवार और दिनांक है 18 जुलाई 2026 और ये जगह है ताल कटोरा स्टेडियम नई दिल्ली। इस समय हम लोग आ चुके हैं ग्राउंड जीरो से आप लोगों को दिखाने के लिए कि ताल कटोरा स्टेडियम में कैसे आयोजित हो रहा है खेल कराटे चैंपियनशिप 2026। और आपको बता दें कि इस कराटे चैंपियनशिप में न केवल छोटे छोटे 5 साल के बच्चे हैं, बल्कि 5 साल से लेकर के यहाँ पर 20, 25, 30 साल के युवा भी हैं जो कि कराटे कर रहे हैं, अपने देश का नाम रोशन कर रहे हैं। आज हम उनसे जानेंगे कि क्या कुछ भविष्य वो देखते हैं खेल कराटे में। और इसके साथ ही यहाँ पर मुख्य अतिथि के तौर पर आने वाले हैं डॉक्टर अभिषेक वर्मा, जो कि मुख्य राष्ट्रीय समन्वयक शिवसेना एनडीए गठबंधन एवं चुनाव प्रभारी हैं। साथ ही विनय चौधरी जी, बीजेपी के प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता, हम उनसे भी बात करेंगे और खेल कराटे चैंपियनशिप के पदाधिकारियों से भी बात करेंगे कि क्या कुछ भविष्य है भारत का खेल में, कैसे भारत मेजबानी करेगा विश्व चैंपियनशिप की और किस तरीके से आज यहाँ इस मंच पर देश भर से जो युवा आए हैं वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश का नाम स्पोर्ट्स में यानी कि खेल में उजागर करेंगे। तो देखिए मेरे यानी वैष्णवी के साथ तालकटोरा स्टेडियम नई दिल्ली से ये खास रिपोर्ट। जब हम लोग बच्चे थे, आज से 40 साल पहले, हम लोगों को सिर्फ जूडो के बारे में मालूम होता था। कराटे लोगों के लिए काफी अनफेमिलियर थी इंडिया में, भारत में। लेकिन ये सारा चेंज हुआ, एक मूवी आई थी 1982 में, 83 में, कराटे किड के नाम से। कराटे किड जो देखी और वर्ल्ड वाइड हिट हुई थी वो कराटे किड। कराटे किड में वो इनके सेंसेई होते थे मिस्टर मियागी, जापानीज। और उसमें कराटे किड में एक सीन था आखिरी के कंपटीशन में, उसने क्रेन किक मारी थी। जो हीरो था, प्रोटैगनिस्ट था, उसने क्रेन किक मार के और अपने ओपोनेंट को नीचे गिराया था। इस मूवी के बाद से कराटे घर घर में पहुंच चुका था, हिंदुस्तान में, दुनिया में। और आज मुझे अभी शुभम भाई ने अभी बताया कि हिंदुस्तान में 5 करोड़ की संख्या कराटे प्रैक्टिस करते हैं। बहुत अद्भुत बात बताई इन्होंने। कराटे जो है एक पावरफुल स्पोर्ट है और पावरफुल ही इसकी स्ट्राइक होती है। पावर का हमेशा सदुपयोग करना चाहिए, कभी मिसयूज या दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। कराटे भी एक ऐसा ही स्पोर्ट है जिसकी वजह से आपके पास जो पावर आती है उसको आप बुली करने के लिए, झगड़ा करने के लिए, गुंडागर्दी करने के लिए ना इस्तेमाल करें। कराटे का इस्तेमाल डिसिप्लिन के लिए करें, संयम के लिए करें, सेल्फ कंट्रोल के लिए करें, अपनी शक्ति के लिए करें और प्रोटेक्टिव मुद्रा में रहें। समाज का, दोस्तों का, मित्रों का, गरीबों को, उनको प्रोटेक्ट करें कराटे से। कराटे सिर्फ पंच, बेल्ट और मेडल के बारे में नहीं है। कराटे एक सेल्फ डिफेंस है जिसकी पावर कभी आप ना इस्तेमाल करें। मैं अभी देख रहा था 2-3 बच्चे आपस में वहां लड़ रहे थे, उसकी जरूरत नहीं है। सबको मौका मिलेगा, जैसे मुझे आज पता है। और दूसरा,
सिर्फ जीतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, कंपटीशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन विनिंग। क्योंकि आप जब हारते हैं, पराजित होते हैं किसी कंपटीशन में, उससे आपको और सीखने का मौका मिलता है कि मैं क्यों हारा, किस मूव की वजह से, किस टेक्निक का इस्तेमाल नहीं किया और मैं क्यों हारा उसमें। आप अपने सेंसई को, कोच को, पेरेंट्स को, रेफरी को एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपने ओपोनेंट को हमेशा इज्जत दें। यू शुड रिस्पेक्ट योर ओपोनेंट, क्योंकि ओपोनेंट के साथ वो आपका दुश्मन नहीं है, वो आपका सिर्फ ओपोनेंट है। कि गेम है, कंपटीशन है। भारत में 5 करोड़ की संख्या में कराटे लोग खेलते हैं, तो ये तो इतना बड़ा स्पोर्ट है। यहां से यंग एथलीट्स निकलेंगे, उनके लिए कोचेस आएंगे, उनके लिए छोटे छोटे स्टेडियम्स आएंगे, प्रैक्टिस हॉल्स आएंगे, इक्विपमेंट आएगा, उसके लिए न्यूट्रिशन आएगा, लोगों के लिए फिजियोथेरेपिस्ट आएंगे, स्पोर्ट्स साइंटिस्ट आएंगे, एक पूरा इकोसिस्टम डेवलप होगा। और अगर भारत में ओलंपिक्स कराने हैं 2036 में, तो कराटे जैसे स्पोर्ट्स को यहाँ और डेवलप करना चाहिए। और उसके लिए मैं शुभम जी को, धनंजय को, सबको मैं आह्वान करता हूँ। माता की जितने लोग इस स्टेडियम में बच्चे बैठे हुए हैं, उतनी आवाज मुझे नहीं आई। भारत माता का नारा लगाने में कैसा संकोच। हम लोग इसी देश में रहते हैं ना, इसी देश का खाते हैं, इसी देश का पीते हैं, तो भारत माता का नारा लगाने में ऐसा संकोच नहीं होना चाहिए। मैं निवेदन करूंगा आप सभी लोगों से कि एक स्वर में एक साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस खेल कराटे चैंपियंस की पूरी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, और खासकर इस खेल कराटे चैंपियनशिप के कर्ता धर्ता और मेरे भाई त्यागी जी और शुभम चौधरी जी, आप दोनों, जो प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है विकसित भारत 2047 का, उसमें आप लोग अपनी भागीदारी कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग अगले भविष्य को तैयार करने का काम कर रहे हैं। क्योंकि ये मेरे सामने जितने बच्चे बैठे हुए हैं, ये आगे आने वाला देश का भविष्य है, उनको आप तैयार करने का काम कर रहे हैं। तो एक बार सब लोगों से निवेदन करूंगा कि दोनों आयोजक गण के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा के इनका अभिवादन कीजिए। आज यहां बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद मेरे बड़े भाई, हमेशा अपना हाथ मेरे कंधे पर एक आशीर्वाद के रूप में रखने वाले, हमेशा मुझे मार्गदर्शन देने वाले, हमेशा मुझे हर कठिन परिस्थितियों में मेरे साथ खड़े होने वाले मेरे बड़े भाई आदरणीय श्री अभिषेक वर्मा जी, जो कि शिवसेना के चीफ कोऑर्डिनेटर भी हैं, वरिष्ठ नेता हैं, मैं आपका भी भाई साहब स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम सब लोग यहाँ चैंपियंस, खेल कराटे चैंपियंस के लिए एकत्रित हुए। खेल कोई भी हो, खेल हमें सिर्फ एक मेडल तक सीमित नहीं रखता। खेल हमें हमेशा अनुशासन सिखाता है, खेल हमेशा सिखाता है हमें आगे और बेहतर कैसे करना है, हर दिशा में कैसे बेहतर करना है। और एक बार मैं निवेदन करूंगा, आप सब यहाँ जितने पेरेंट्स बैठे, मैं एक बात चाहूंगा कि उनके लिए भी ताली बजाइए, क्योंकि इस डिजिटल दुनिया में, जो कि आज की जेनजी वाली दुनिया है, डिजिटल दुनिया है, उनके बीच में आप अपने बच्चों को उनका मोबाइल छीन के स्टेडियम तक लेके आ रहे हैं, उनको खेल की दुनिया में लेके आ रहे हैं। आपके लिए भी मैं सैल्यूट करूंगा, एक बार निवेदन करूंगा, एक बार जोरदार तालियां पेरेंट्स के लिए भी बजाइए। खेल कराटे चैंपियनशिप के जितने भी टैलेंट मेरे सामने यहाँ पे बैठे हुए हैं, और जितने भी अपने ग्रीन रूम में या स्टेडियम के बाहर है, सबसे पहले आप सब लोगों को अपनी अपनी फाइट्स के लिए ऑल द बेस्ट। जितने भी पेरेंट्स, विनय भाई ने बिल्कुल सही कहा, जितने भी पेरेंट्स यहाँ पे हैं, हमारे भारत की स्पोर्टिंग लैंडस्केप को चेंज करने में जिसका सबसे बड़ा रोल रहने वाला है आने वाले डिकेड में, वो सबसे ज़्यादा पेरेंट्स का रहने वाला है।
आज हम इस आधुनिक युग में और डिजिटलाइजेशन के ज़माने में मोबाइल से, गैजेट से 360 हम लोग इसी के अराउंड होते हैं। गैजेट से, मोबाइल से दूर लाना बच्चों को और फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करना और उनमें स्पोर्ट्समैनशिप डेवलप करना, स्पोर्ट्स के तरफ इंटरेस्ट क्रिएट करना, उनको स्टेडियम तक लाना, प्लेग्राउंड तक लाना और उनको पुश करना, तभी उनके अंदर वो एथलेटिज्म डेवलप होता है और वो तभी एक बच्चा ग्रास रूट पे ये ड्रीम देख पाता है कि समडे मुझे भी कॉमनवेल्थ, एशियाड या ओलंपिक के पोडियम तक जाना है। जब तक बच्चे अगर स्क्रीन्स के नियर अराउंड रहेंगे तो कभी भी हमारा इंडिया का स्पोर्टिंग लैंडस्केप चेंज नहीं हो पाएगा। मैं आप सब लोगों को बता दूं, आज हम 2026 में है और इंडिया 2036 का ओलंपिक होस्ट करने की रेस में है। ये अगले 10 साल तय करेंगे कि इंडिया ग्लोबल स्केल पे कौन से पोडियम पे होगा, कौन सी स्टेज पे होगा। और इस 10 साल में हमारे जैसे एंटरप्रेन्योर्स, हमारे जैसे स्पोर्ट्स प्रमोटर्स, भाई साहब के जैसे गाइडर, आप पेरेंट्स के जैसी भूमिका निभाने वाले जितने भी गार्जियंस हैं, इन सब का बहुत रोल रहने वाला है कि जितना ज़्यादा हम ग्रास रूट पे स्पोर्ट्स को प्रमोट करेंगे, बच्चों को स्पोर्ट्स की तरफ पुल करेंगे, तब जाके ये अगले 10 साल का जो डिकेड है इसमें इंडिया किसी पोडियम पे पहुंचेगा। आज 2000 बच्चों का पार्टिसिपेशन पैन इंडिया से इस खेल कराटे चैंपियनशिप में हो रहा है, तो ये बहुत गर्व की बात है। और इस प्रकार के आयोजन में हमारे चीफ गेस्ट बड़े भाई डॉक्टर अभिषेक वर्मा जी जब आते हैं तो ऐसे बच्चों के सपनों को उड़ान भी मिलती है। ये कहना चाहूँगा कि खेल कराटे के बारे में कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि हमने इंडिया की लार्जेस्ट कम्युनिटी तैयार की है जो कि खेल कराटे परिवार के नाम से जानी जाती है। हम हर साल 15 लाख रुपए की स्कॉलरशिप्स भी देते हैं कराटे के खिलाड़ियों को, जो पूरे इंडिया में कोई नहीं देता है। से क्रिकेट की एक महानता है, क्रिकेट को जिस तरीके से लोग सराहते हैं, कहीं ना कहीं उसके अपेक्षाकृत बाकी जो खेल हैं उसको उतना लिवरेज नहीं मिलता है, उतनी वैल्यू नहीं दी जाती है। तो हमें ऐसा क्या कुछ करना चाहिए, गवर्नमेंट को क्या कुछ करना चाहिए कि हर एक स्पोर्ट्स जो है क्रिकेट की तरह ही फेमस हो हमारे इंडिया में? ये क्रिकेट हिंदुस्तान का सबसे प्रिय खेल है, लेकिन उसके अलावा हमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा करी है कि 2036 का ओलंपिक हम लोग यहीं पर पिच कर रहे हैं, यहीं पर हो, तो उसके लिए बाकी स्पोर्ट्स को भी डेवलप कर रहे हैं। और अभी मुझे मालूम चला, आज के इवेंट के ऑर्गेनाइजर हैं शुभम चौधरी जी, उनसे कि हिंदुस्तान में 5 करोड़ कराटे प्रेमी हैं, कराटे जो लोग खेलते हैं वो। ऐसी बात नहीं है, बाकी स्पोर्ट्स भी हैं लेकिन फ्रैगमेंटेड हैं। अब क्रिकेट को हिंदुस्तान का एक क्रिकेट को ही स्पोर्ट नहीं रहा, हिंदुस्तान का एक धर्म बन गया है। क्रिकेट यहाँ पर 100-150 करोड़, अगर 150 करोड़ की पॉपुलेशन है तो 120 करोड़ तो क्रिकेट देखते हैं। लेकिन बाकी स्पोर्ट्स को भी भारत अब डेवलप कर रहा है, भारत सरकार डेवलप कर रही है, उनके लिए स्टेडियम बनाए जा रहे हैं, उनके लिए फंड दिए जा रहे हैं। तो ये तो भारत सरकार कर ही रही है और अगले 10 साल में भारत का स्वरूप स्पोर्ट्स के मामले में बहुत ही दूसरा होगा। क्या आप अपनी पार्टी की नेतृत्व करते हुए पार्टी की तरफ से कुछ कहना चाहेंगे, कुछ सलाह देना चाहेंगे सरकार को कि दीर्घकालीन में कुछ ऐसा काम करें कि? सलाह क्या देंगे सरकार को, हमारी पार्टी तो खुद ही सरकार का पार्ट है। लेकिन हाँ, ये है कि दीर्घकालीन तरीके से दीर्घकालीन समय में हम लोग महाराष्ट्र में अभी इस तरह के टैलेंट को हम लोग महाराष्ट्र में इनवाइट कर रहे हैं। मैंने अभी ऑर्गेनाइजर्स को बोला है, शुभम जी को बोला, धनंजय जी को बोला कि भाई आप अगला कंपटीशन बड़ा वाला मुंबई में कराइए, क्योंकि जो चीज़ जो काम मुंबई में होता है, जैसे दिल्ली में जो भी एक स्पोर्ट दिल्ली में होता है उसकी गूंज पूरे हिंदुस्तान में होती है, सेम वे मुंबई में कराइए। वहाँ आपको बड़े स्पॉन्सर्स मिलेंगे, बड़े वेन्यूज हैं वहाँ पर बड़ा बड़ा टैलेंट भी आएगा, क्योंकि मुंबई सारे देश से जुड़ा हुआ है, जैसे दिल्ली जुड़ा हुआ है, तो लोगों को आने में होगा, पार्टिसिपेंट्स को आने में होगा। और वहाँ मीडिया हाउसेस आ रहे हैं तो वहाँ कवरेज भी होगी, जितनी कवरेज होगी प्रेस में आप लोगों के माध्यम से, जितनी कवरेज होगी उतना ही ज्यादा स्पोर्ट्स को प्रमोशन मिलेगा उस वाले खेल को। तो हमारा यही है इसमें। सर, जिस तरीके से आज हम यहाँ पर खिलाड़ियों को देख रहे हैं, ऐसी बहुत सी प्रतिभाएं हैं जो गांव में, ग्रामीण एरिया में, बीहड़ इलाकों में हैं, पर कहीं ना कहीं उनको प्रशिक्षण की कमी की वजह से वो आज यहाँ पर नहीं पहुंच पाते हैं। तो उनके लिए क्या कुछ करना चाहिए सरकार को? उसके लिए सरकार
देखिए, डायरेक्टली हर काम हम सरकार को सोचेंगे सरकार ही करेगी, ये ठीक नहीं होता है। सरकार का काम है रूल बनाने का, गवर्नेंस का। सरकार का काम हर चीज में जाके वो करे। कोई कम्युनिस्ट स्टेट तो है नहीं हमारा, कम्युनिस्ट देश तो है नहीं, लेकिन उस चीज के लिए सरकार प्रमोट कर रही है ऑर्गेनाइजेशंस को, स्पोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस को, प्राइवेट सेक्टर को। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं काबिल लोग हैं, तो स्पोर्ट इनके साथ में जुड़ा हुआ हूँ। कबड्डी के साथ, कबड्डी हिंदुस्तान का खुद का स्पोर्ट है, और कबड्डी लीग के साथ मैं इनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। कबड्डी को हमने, कबड्डी का एग्जांपल देता हूँ। कबड्डी में हमने, हमारी लीग ने जो प्लेयर्स थे उनको गांव गांव से ढूंढ के लेके आए हैं, रिमोट एरिया से। कबड्डी में कोई दिल्ली का तो ज्यादा मिलते नहीं, जो मिलते हैं इंटीरियर से मिलते हैं। तो वैसे ही कराटे जो है जैसे ही पॉपुलर होगा, या और स्पोर्ट्स जो पॉपुलर होंगे, हमेशा आप देखिए जितने स्पोर्ट्समैन हैं उनकी स्पोर्ट्स की बिल्ड जो होती है वो गांव देहात से ज्यादा उनको बिल्ड अच्छी होती है। दिल्ली या महानगर के जो लड़के हैं एसी में पड़े हुए बड़े हुए, उनका एप्टीट्यूड दूसरी तरह से रहता है। गांव देहात में जो बच्चे आते हैं, स्पोर्ट्समैन आते हैं, उनकी बिग बिल्ड भी होती है, उनका रेजिस्टेंस स्टेमिना भी ज्यादा होता है। तो गांव देहात से लेके आएंगे, सिर्फ अब टैलेंट को खोजना है, और खोजने के लिए ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस आगे आएंगी, उनको सरकार बढ़ोतरी देगी, बढ़ावा देगी, तो ये इंडिया विल बिकम अ स्पोर्टिंग कंट्री। महोदय, आपकी बात एकदम सही है कि सरकार अच्छे कदम उठा रही है और कहीं ना कहीं ओलंपिक्स को हम खुद होस्ट करने वाले हैं काफी सालों बाद इंडिया में। पर क्या आपको लगता है कि जैसा हम कई बार देखते हैं कि स्पोर्ट्समैन की एक बड़ी शिकायत रहती है कि सरकार उन पर ध्यान नहीं दे रही है फैसिलिटीज के मामले में, तो क्या आपको लगता है सरकार को कुछ नीतियों पे काम करने की जरूरत है? जैसे मैंने बोला, हर काम सरकार नहीं कर सकती। सरकार का काम है रूल बनाने का, गवर्नेंस का, फैसिलिटीज देने का। इतना देश इतना बड़ा है, 150 करोड़ लोग हैं यहाँ पर, लेकिन अभी एक बहुत जल्दी एक ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है अगले 10 साल में। एआई की वजह से जो ट्रेडिशनल जॉब्स हैं, सीए, डॉक्टर, एंट्री लेवल डॉक्टर्स, नॉट स्पेशलिस्ट, एंट्री लेवल सीए, एंट्री लेवल इंजीनियर्स, ये सारे लुप्त हो जाएंगे। और तो और ड्राइवर भी लुप्त हो जाएंगे अगले 10 साल में। सारी गाड़ियां ऑटोमेटिक चलेंगी, तो वो सब लोग कहाँ जाएंगे? सिर्फ एक ही माध्यम है, एक ही प्रोफेशन रहेगा या 2 प्रोफेशन रहेंगे जो लुप्त नहीं होंगे एआई की वजह से। एक है स्पोर्ट्स, तो इस एआई तो उसको रिप्लेस नहीं कर सकता ना, स्पोर्ट्स को। एक है स्पोर्ट्स, और दूसरा है राजनीतिक लोग, ये दोनों लुप्त नहीं होंगे। तो ये सरकार इस चीज को मान रही है, और जैसे जैसे बाकी प्रोफेशंस में रिडंडेंसी आएगी, सरकार अपने आप, आने वाली सरकारें और स्टेडियम्स को और फैसिलिटी डेवलप करेगी, क्योंकि समय की पुकार रहेगी। आपके जवाब को सुनते हुए मेरे मन में एक जिज्ञासा बन रही है कि जब हम अंतरराष्ट्रीय भी वर्ल्ड चैंपियनशिप जब हम देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम ये देख रहे हैं कि बहुत से देश सर ऐसे भी हैं जो भारत से पॉपुलेशन में कम है, पर उनकी जो स्पोर्ट्समैनशिप है वो भारत से कहीं गुना बेहतर है। तो क्या कुछ उसमें आप कहना चाहेंगे? कि भारत में बड़ा देश है, आजादी मिले हुए हमें सिर्फ अभी 70-80 साल ही हुए हैं। अर्थव्यवस्था अब पिछले 14 साल से, जब से मोदी जी आए हैं, जब से भारत जो आई है, जब से भारतीय जनता पार्टी लेड एनडीए जब से आई है, तब से अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत हुई है। कांग्रेस के शासन में अर्थव्यवस्था चाहे कितना भी वो लीपापोती कर लें, अर्थव्यवस्था बड़ी कमजोर थी। उन लोगों को अपनी जेब में पैसा डालने का ज्यादा उनको शौक था, ना कि देश को डेवलप करने का। तो 14 ही साल हुए, थोड़ा सा समय और दीजिए, देखिए डेवलप होगा। जहां तक रही बात छोटे देशों की, अब छोटा देश है जैसे लिथुएनिया। लिथुएनिया की पॉपुलेशन है 26 लाख। 26 लाख तो हमारे एक मोहल्ले की पॉपुलेशन होती है। साउथ दिल्ली में 26 लाख, 50 लाख तो साउथ दिल्ली में लोग रहते हैं। तो वहां पर सरकार फैसिलिटीज ज्यादा डेवलप कर सकती है सरकार। और अब वहां की सबसे, जो दुनिया की सबसे बढ़िया बास्केटबॉल टीम है वो लिथुएनिया की है। क्यों? क्योंकि वहां पर एक टीम है, 50-100 लोग, उनको आपको सपोर्ट करना है। यहाँ तो मिनिमम से मिनिमम अगर किसी के सपोर्ट के लिए होंगे तो उसके कंपटीशन में ही 1.5 करोड़
बच्चे आ जाएंगे। तो 1.5 करोड़ बच्चों को मैनेज करने के लिए ये सब चीज़ों में टाइम लगता है। समय दीजिए, जुड़िए प्राइवेट संस्थानों से, अच्छे रूल्स बनाएगी सरकार, अच्छे गवर्नेंस देगी, अच्छे प्राइवेट सेक्टर को एम्फेसिस देगी, तो अपने आप डेवलप हो जाएंगे 5-10 साल में। अच्छा महोदय, प्रधानमंत्री बात करते हैं 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने की। तो 2047 तक भारत को खेल के परिदृश्य में आगे बढ़ाने के लिए, वैश्विक शक्ति बनाने के लिए क्या शिवसेना के पास कोई रोड मैप है? हम लोगों ने, शिवसेना ने, हम लोग ऑलरेडी इस पे काम कर रहे हैं। शिवसेना आज तक महाराष्ट्र की रीजनल पार्टी थी। हमने, बाला साहब ठाकरे ने, एकनाथ शिंदे जी ने स्पोर्ट्स को डेवलप किया है महाराष्ट्र में। जितनी भी सरकारें रही हैं महाराष्ट्र में या हिंदुस्तान में एनडीए की, उसमें शिवसेना की भागीदारी रही है। किसी न किसी तरीके से हमने पुश किया है और अब शिवसेना नेशनल पार्टी बनने जा रही है बहुत ही जल्दी। और नेशनल पार्टी बनते ही अलग स्टेटों में, बाकी स्टेटों में भी हम लोगों की भागीदारी रहेगी और वहाँ पर हम स्टेटों में डेवलप करेंगे, फैसिलिटीज देंगे। और महाराष्ट्र की पार्टी होते हुए हमारे साथ इंडस्ट्री का कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा क्लोज है। इंडस्ट्री में मतलब बिल्डर्स हो गए, रियल एस्टेट हो गया, इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, उनको हम बोलेंगे कि भाई बाकी स्टेट में भी जाइए, आप करिए। हम लोग इस हिसाब से मोटिवेट करके और बाकी राज्यों में भी हम आगे स्पोर्ट्स को बढ़ाएंगे। थैंक यू सर, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि हॉकी हमारे भारत का नेशनल गेम है, पर जब हम वर्ल्ड चैंपियनशिप की अगेन मैं बात करूंगी, जब हम देखते हैं अन्य देशों को तो कंपैरेटिवली बाकी देशों का परफॉर्मेंस इंडिया से बेटर है। तो हम उन देशों से क्या सीख करके इम्बाइब कर सकते हैं अपने स्पोर्ट्स में? जो बाहर की कंट्रीज़ एथलीट्स को डेवलप कर रही हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे काम कर रही हैं, जैसा कि भाई साहब ने बताया कि बहुत नंबर ऑफ़ प्लेयर्स बहुत कम है, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर्स भी कम बनाने हैं, उनके लिए कोचेस भी कम हैं, उनके लिए स्काउटिंग प्रोग्राम्स भी बहुत कम हैं, जिस पर वो बच्चों को तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर ग्रास रूट लेवल से एथलीट्स को निकालना, उनको नर्चर करना, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर्स तैयार करना और उनको एक ऐसे प्लेटफॉर्म के लिए तैयार करना जहाँ पर बच्चे पहले फाइट करेंगे डिस्ट्रिक्ट पे, फिर स्टेट पे, फिर नेशनल पे, फिर इंटरनेशनल पे, देन वो एशियन गेम्स एंड कॉमनवेल्थ एंड ओलंपिक्स के लिए प्लान करते हैं। और आप जैसा कह रहे थे कि एथलीट्स को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है या किस प्रकार से गेम आगे बढ़ सकता है, तो मुझे लगता है कि सबसे पहले एथलीट को एक सिक्योरिटी चाहिए होती है कि मेरा करियर कैसे स्टेबल रहेगा, क्योंकि सोसाइटी में कहीं ना कहीं एक मैसेज रहता है। एक उम्र के आने के बाद में पेरेंट्स कहते हैं क्या कर रहा है खेल, इससे बढ़िया तो कुछ काम कर ले। दोस्त यार भी कहने लग जाते हैं क्या खेलता रहता है। तो उस चीज़ को संबल बनाने के लिए, करियर को सेट करने के लिए गवर्नमेंट खिलाड़ियों के लिए आउट ऑफ टर्न पॉलिसीज़ लेके आ रही हैं। जो खिलाड़ी नेशनल में मेडल जीतते हैं उनको डायरेक्ट जॉब दी जा रही है, उनका कोई फिजिकल नहीं होता है, उनका कोई इंटरव्यू नहीं होता है, उनका कोई रिटर्न एग्जाम नहीं होता है। जो नॉर्मल बच्चा पढ़ाई करके सब इंस्पेक्टर का एग्जाम देता है, जो नॉर्मल बच्चा पढ़ाई करके डीएसपी का एग्जाम देके डीएसपी बनता है, आज स्पोर्ट्स में आप ऐसे एग्जाम्पल्स देखोगे कि बच्चे साउथ एशियन गेम्स में मेडल जीत रहे हैं वो इंस्पेक्टर बन रहे हैं, जो बच्चे एशियन गेम्स में मेडल जीत रहे हैं वो डीएसपी बन रहे हैं, जो बच्चे नेशनल गेम्स में मेडल जीत रहे हैं वो मेरी तरह राजस्थान ट्रांसपोर्ट ऑफिस में ऑफिसर बन रहे हैं। तो मैं खुद भी एक खिलाड़ी हूँ, मुझे राजस्थान गवर्नमेंट ने वो मौका दिया, मेरे खेल को सम्मान दिया, तो मुझे बढ़ावा दिया। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट पैन इंडिया लेवल पर काफ़ी अच्छा काम कर रही है, जिसके जैसे खेलो इंडिया प्रोग्राम्स हो गए, आप पहले के ग्राफ्स उठा के देख लीजिए, मेडल्स की टैली उठा के देख लीजिए, एशियन गेम से लेकर कॉमनवेल्थ से लेकर ओलंपिक से लेकर मेडलों की संख्या कम थी। और आज अगर आप देखेंगे तो आप चाहे वेट लिफ्टिंग ले लो, चाहे शूटिंग ले लो, चाहे तीरंदाजी ले लो, चाहे कुश्ती ले लो, चाहे बॉक्सिंग ले लो, हर गेम में पदक निकल के आ रहे हैं, खिलाड़ी बाहर निकल के आ रहे हैं। इसका मतलब मुझे लगता है एक अच्छा संकेत है खिलाड़ियों के लिए, खेल जगत के लिए, और बहुत बेहतरीन काम हो रहा है। इस बात का ये संकेत मैं मानता हूँ एज ए खिलाड़ी होने के नाते। बहुत सारे युवाओं के लिए आप एक प्रेरणा स्रोत हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं चाहूँगा कि आप मेहनत करो और कर्मण्य वाद करे सुमावले सु कदाचन। आप मेहनत करिए, कर्म करिए, फल की इच्छा मत करिए। आप जो आपने सोचा है उसको अपने एक्शन में लेके आइए। जब आपके वो एक्शन में आ जाएगा तो वो रिजल्ट में भी आ जाएगा। भरोसा अपनी मेहनत पे होना चाहिए। मिट्टी पर खेलने वाले लोगों ने ही इतिहास बदले हैं और ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं जैसे कि नीरज चोपड़ा जी हैं, योगेश्वर दत्त जी हैं, सुशील कुमार जी हैं और अभिनव बिंद्रा जी हैं और राजेंद्र सिंह राठौड़ जी हैं, जो एथेंस 2004 के सिल्वर ओलंपिक में सिल्वर मेडल था शूटिंग में, डबल टैप में। तो ये सब ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं। इनको बहुत ज़्यादा बेहतरीन फैसिलिटीज़ की ज़रूरत नहीं थी, इन्होंने बहुत कम फैसिलिटीज़ में काम किया। अब आप देखेंगे कि जैसे ही फैसिलिटीज़ की संख्या बढ़ी है, जैसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर्स बढ़े हैं, जैसे ही ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बने हैं, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स बने हैं,
तो खिलाड़ियों के परफॉर्मेंस भी डेवलप हुए हैं, गेम भी बहुत डेवलप हुआ है और मेडल्स की संख्या बढ़ती जा रही है। आप कहीं पर भी उठा के देख लिए, अब खेल का ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसा बूम आ गया है कि अब पेरेंट्स को लगता है कि चलो कुछ करते हैं। आपने कभी ऐसा सुना है आपकी फैमिली में, आपने ये सुना होगा चलो मूवी देखने चलते हैं, चलो बर्थडे पार्टी में चलते हैं, चलो मॉल में चलते हैं। आपने कभी अपने कल्चर में देखा है आपकी फैमिली में चलो खेलने चलते हैं? पहले नहीं देखा हो, लेकिन अब आप देखोगे। आप कभी भी बच्चों से देखना, शाम को 9 बजे रात को फादर खेलते हैं, चलो पिकल बॉल खेलने चलते हैं, चलो पैडल खेलने चलते हैं, चलो कुछ नेट पे क्रिकेट खेलते हैं। ये कल्चर आ रहा है, ये सोसाइटी में आ रहा है, ग्रास रूट लेवल पे आ रहा है, फैमिली में आ रहा है। इसका मतलब वो बीज आ गया, वो मंत्र आ गया, वो मन में आ गया कि अब खेलना है। और अगर फैमिली में आ गया तो मुझे लगता है कि अब ये सोसाइटी में भी आएगा, फिर दिखेगा भी, बदलेगा भी, और आप उस चीज को मानोगे भी, सम्मान भी करोगे। इसी में मैं ऐड करना चाहूंगा जो भाई साहब ने कहा था, और एक जो डेटा आप देखेंगे पेरिस ओलंपिक्स में इंडिया के पास कितने मेडल थे? पेरिस 2024 में 6 मेडल्स, 145 करोड़ के देश में 6 मेडल्स। लेकिन हर कोई किसकी बात कर रहा है? 6 मेडल्स की। आप ये नहीं देख रहे कि 4th प्लेस पे इंडिया ने कितना फिनिश किया। अगर 4th प्लेस 3rd में कन्वर्ट हो जाता है तो इंडिया के पास 19 मेडल्स होते। तो मतलब आप ये मत देखिए कि सिर्फ मेडल मिल रहा है तो ही आप ये कैलकुलेशन करोगे कि इंडिया ने क्या किया। नो, अगर 4th प्लेस 5th प्लेस पे कितनी फिनिशिंग करी है, जो हो सकता है उसमें मेडल में कन्वर्ट होने वाली थी। सिमिलरली टोक्यो ओलंपिक देख लो, आप पेरिस ओलंपिक्स देख लो, तो व्हाट हैपेंड इन लास्ट डिकेड, जब से मतलब मैं तो बोलूंगा कि राज्यवर्धन जी आए थे तब खेलो इंडिया पहली बार स्टार्ट हुआ, ओलंपिक पोडियम टॉप्स स्कीम पहली बार स्टार्ट हुई, उन एथलीट्स को पैसा पहली बार मिल रहा है, आउट ऑफ टर्न नौकरियां, और ये जो पॉलिसीज में बदलाव है स्टेट लेवल पे, ये इस गवर्नमेंट ने किया है। तो सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन उसके रिजल्ट इतने इमीडिएटली नहीं आएंगे। उसके रिजल्ट आएंगे, बेशक आएंगे, अगले डिकेड में आपको वो सारे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। एंड आई सी कि 2036 ओलंपिक्स तक इंडिया 100+ मेडल्स पे जाएगा, क्योंकि वो जो 4th 5th प्लेस पे फिनिशिंग हो रही है वो मेडल में बदलेगी। खेलो इंडिया चैंपियनशिप जैसे जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो किस तरीके से युवाओं को बाहर लेकर के आ रहे हैं, किस तरीके से उनको मोटिवेट कर रहे हैं कि वो इंडिया के लिए नॉट ओनली नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल तक जाएं, मेडल्स लेकर के आएं? देखिए, जैसा अभी पहले धनंजय ने बताया कि कोई कंटिन्यू खेलेगा कब, कोई कंटिन्यू अपनी परफॉर्मेंस को मेंटेन कैसे रखेगा, जब उसको कोई फाइनेंशियल इकोनॉमिक सपोर्ट मिलेगा। तो खेलो इंडिया ने यही तो किया। खेलो इंडिया स्कीम के तहत जो बच्चे नेशनल लेवल पे टॉप करते हैं उनको 5 लाख रुपए की एवरी ईयर खेलो इंडिया के तहत स्कॉलरशिप मिल रही है। तो जब उनको पैसा मिल रहा है, उनको खेलो इंडिया सेंटर्स में जाने का मौका मिल रहा है, ट्रेनिंग का मौका मिल रहा है, अच्छी डाइट मिल रही है, तो वो कंटिन्यू करेंगे। ऐसे खेलो इंडिया ने तस्वीर बदली है। फिट इंडिया मुहिम के तहत, चलिए मान लेते हैं फिट इंडिया जो है वो एक नेशनल कैंपेन है, वो कहीं पे भी टूर्नामेंट या कंपटीशन नहीं है, बट फिट इंडिया से हर किसी पेरेंट में, हर किसी बच्चे में, हर किसी युवा में फिट रहने की एक कंपटीशन जनरेट हुआ है उसमें। और जब फिट रहने की तरफ वो जा रहे हैं तो सिंपल सी बात है, बच्चों में भी खेलने की तरफ, जैसा इसने अभी कहा धनंजय ने कि पिकल बॉल, पेडल, आप लिटरली देखिए इस टाइम पे इंडिया में टियर 1 टियर 2 सिटीज में ऑलमोस्ट मल्टी स्पोर्ट्स अरीनाज है, और वो रात के 12 बजे तक भी फुल रहते हैं। तो सोसाइटी में जो ये स्पोर्ट्स कल्चर डेवलप हुआ है, तो ये पूरे एक डिकेड में जाके हुआ है। और अब ये जो हुआ है इसके रिजल्ट हमें डेफिनेटली 2032 ब्रिस्बेन, 2036 इंडिया में होता है, तो जो मतलब हमारे लिए तो इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती कि ओलंपिक्स पहली बार इंडिया भी होस्ट करेगा। तो अगर ऐसा हो जाता है तो आई मीन एक सूरत बदल जाएगी देश की, क्योंकि जब कोई भी ऐसा आप देखिए 2010 में पहली बार इंडिया में कॉमनवेल्थ आया था। 2010 में कॉमनवेल्थ जब आया तो पहली बार दिल्ली को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम मिला और कॉमनवेल्थ विलेज मिला। ठीक है, सिमिलरली आज 20 सालों बाद वापस 2030 में फिर कॉमनवेल्थ आ रहा है, तो आप देखिए 10,000 करोड़ का स्टेडियम और एनक्लेव बन रहा है मोटेरा में, अहमदाबाद में। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जब डेवलप होता है तो इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ बहुत सारी और जितनी चीजें हैं वो सारी डेवलप होती हैं। स्पोर्ट्स रेवेन्यूज डेवलप होते हैं, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ कोचेज, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, बहुत सारी चीजें डेवलप होती हैं। तो देश बदल रहा है, नो डाउट। बात यह है कि जो कल्चर पहले नहीं था सोसाइटी में वो अब आया है, तो सोसाइटी में कल्चर आने की वजह से अब स्पोर्ट्स बढ़ेगा। सर, अंत में मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी, बीइंग अ स्पोर्ट्समैन बाय योरसेल्फ, आप भारत का फ्यूचर 20 साल के बाद जब हम भारत को डेवलप्ड नेशन के रूप में देख रहे हैं, आप क्या देखते हैं स्पोर्ट्स में? मुझे लगता है कि अगर इंडिया ने 75% ऑफ द स्पोर्ट जो आज तक कभी ओलंपिक में खेले ही नहीं इंडिया सिर्फ 25% स्पोर्ट में ही जाता है और उन्हीं में मेडल लेता है। अगर इंडिया ने अगले 10 सालों में, 20 सालों में वो 75% स्पोर्ट में भी एंट्री कर ली और अच्छे एथलीट्स जो अभी तैयार हो रहे हैं, मैं देखता हूँ कि आई मीन हम टॉप 3 में होंगे। हमारा कंपटीशन फिर यूएसए, चाइना, इनसे होगा।
विनय जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि हमारे प्रधानमंत्री 75 साल के होने के बावजूद बहुत ही एनर्जेटिक हैं। हर साल जब भी गेम्स होते हैं वो खुद मेक श्योर करते हैं कि प्रधानमंत्री होने के बावजूद वो एक एक स्पोर्ट्समैन से मिलते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं, सुलझाते हैं। तो आप बीजेपी की प्रवक्ता होने के नाते आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पे? देखो, बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक बात कही। ये फ़र्क पड़ता है जब हमारे देश का मुखिया, एक समय था 2014 से पहले हम मुखिया की बात करें, तो वो कभी एंटरटेन नहीं करते थे ना खेल को ना खिलाड़ियों को। उन खिलाड़ियों को प्रोत्साहन नहीं करते थे। कभी उन खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री का आवास नहीं देखा था। प्रधानमंत्रियों के साथ में कोई फ़ोटो नहीं होती थी उन लोगों की। तो वो मोटिवेट कैसे होंगे? ये बदलाव किया है हमारे आज के प्रधानमंत्री ने, जो हमेशा नए भारत की तब्दील करने की बात कर रहे हैं, उसकी दिशा में दिशा को बदलने का काम भी प्रधानमंत्री जी लगातार कर रहे हैं। आज आप देखो, प्रधानमंत्री के यहाँ जब खिलाड़ी आते हैं तो वो कितना मोटिवेट होते हैं, उनके पेरेंट्स आते हैं वो मोटिवेट होते हैं, और उससे मोटिवेट होकर जो बाकी जो यहाँ जितने खिलाड़ी यहाँ बैठे हुए हैं, ऐसे लोग प्रोत्साहन करते हैं। वो देखते हैं कि यार मुझे वहाँ कल को मुझे भी वहाँ बैठने का मौका मिलेगा, वो मेडल मिलेगा, वो प्रोत्साहन मिलेगा, वो पैसा मिलेगा, वो मुझे आगे जाके भविष्य मिलेगा। वो बदलाव करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। यही सोच है, हमारा लीडर बदलाव लेके आ रहा है देश के अंदर। महोदय, आप एनडीए के साथ बहुत करीब से काम कर रहे हैं, तो आपने क्या कुछ बदलाव देखे हैं पिछले 20 सालों में, और अब जो आप स्पोर्ट्स की जो कैटेगरी देख रहे हैं तो उसमें आपको पर्सनली क्या लगता है, क्या कुछ बदलाव हुए हैं और आने वाले 20 सालों में हम क्या कुछ नए बदलाव देख सकते हैं? अब सबसे बड़े बदलाव की हम बात करें तो बजट को लेके आप बात कीजिए। पहले क्या बजट होता था? 2014 से पहले कोई खेलों के लिए इतना बजट नहीं होता था, लेकिन 14 के बाद में हमारे को बजट को स्पेशली ध्यान में रखा गया। खेलों के लिए, खिलाड़ियों के लिए, हर एक फील्ड में ध्यान रखा गया। हमारे भाई शुभम जी ने भी कहा कि हम लोग सिर्फ अभी 25 एक जो ओलंपिक में जो गेम्स होते हैं 25 गेम्स को हम लोग जान रहे हैं। हमारे लिए अवेयरनेस की कमी है, हमारे लोगों को पता ही नहीं कि 75 गेम्स है टोटल देश के अंदर। उसको आप खेलोगे, आगे बढ़ोगे, आगे आके तुम और भी मेडल्स अचीव करके लेके आओगे देश के लिए। तो वो एक कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि थोड़ी सी अवेयरनेस की कमी है लोगों में, थोड़ा और बढ़ना चाहिए। गवर्नमेंट भी इसके लिए दशा और दिशा को बदलने का काम कर रही है, लगातार काम कर रही है इस दिशा में। आप देख रहे होंगे पहले हम लोग इतनी एडवर्टाइजिंग नहीं होती थी, इतनी लीक्स नहीं होती थी जितनी अब प्राइवेट लीक्स भी आ रही हैं। गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रहे हैं, मिनिस्टर सपोर्ट कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे जब माननीय वर्मा जी यहाँ आए, वो एक सपोर्ट करने ही तो आए एक लीग को, कि इस तरह की कराटे की लीग हो रही है उसको सपोर्ट करने। ऐसे ही बाकी नेता भी लगातार इस दिशा में काम कर रहे हैं, हमारी सरकार भी काम कर रही है। जी, मैं आपसे अब थोड़ा सा खेल से बाहर हटकर के कुछ सवाल पूछना चाहूंगी। अभी आप जानते ही हैं जंतर मंतर पर काफी लंबे समय से सीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा है। आज वांगचुक जी को लेके जाया गया हॉस्पिटल उनके चेकअप के लिए। तो आप इस प्रोटेस्ट को कैसे देखते हैं? देखो, मैं तो बस साफ शब्दों में इतना कहना चाहूंगा, जो राष्ट्र विरोधी बात अगर उस मंच पे हो रही है तो वो गलत बात है। आप देख रहे होंगे जिस तरह के लोग वहां आ रहे हैं, किस तरह के लोग उसको सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं। मैं वांगचुक जी को गलत नहीं बोल रहा, वो अच्छे कॉज के लिए लड़ रहे हैं, हम लोग उनका सपोर्ट करते हैं, हम लोग उनके साथ खड़े हैं, हमने उनके फेवर में हम बात करेंगे। लेकिन उनके साथ जब देश विरोधी बातें होंगी, राष्ट्र विरोधी बातें होंगी तो पीड़ा होगी। महोदय, ये कहा जा रहा है, नहीं करेंगे उसको। जैसे पहले कहा जाता था अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए कि ही इज द राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी, आज ये कहा जा रहा है कि सोनम वांगचुक जी इज द राइट मैन बट इन द रॉन्ग पार्टी, ऑन द रॉन्ग प्लेटफॉर्म। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, 100% आप ठीक कह रहे हैं। आप समझो ना किन लोगों के साथ आप खड़े हैं, वो किन लोगों का साथ देने की बात कर रहे हैं आप। उनको ये समझना चाहिए ना कि देश के साथ विकसित भारत की कौन बात कर रहा है, आगे कौन बढ़ा रहा है इस देश को, कौन आगे लेके चल रहा है, और आप ऐसे नेगेटिव लोगों के साथ खड़े हो रहे हो जो देश के अंदर नेगेटिविटी पैदा करने का काम कर रहे हैं। महोदय, इस मंच पे हमने ये भी सुना कि कुणाल कामरा जैसे लोग कहते हैं कि राम का सीता के पति का नाम लेके गीता के पति का काम हो रहा है। हम सुनते हैं कि नाम होगा बस अल्लाह का, और एनडीए बात करती है सनातन की। तो ऐसे में ये जो विरोधाभास है, कहीं ना कहीं युवाओं को भटकाने वाली बात है। भारत तेरे टुकड़े होंगे, ब्राह्मणवाद से आजादी, ऐसे नारे सुनने को मिल रहे हैं इस मंच से। तो इसको आप किस रूप में देखते हैं? आज का युवा इसलिए तो दुखी रहता है कि आप देश विरोधी बातें कर रहे हो, भारत तेरे टुकड़े होंगे, ईसा अल्लाह, इस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं। आप सीता माता का हनन किया जा रहा है, उनकी राम भगवान का हनन किया जा रहा है, उनकी लिए खिलाफ बोला जा रहा है। आप ये हिम्मत अगर आप मुस्लिम कौम के लिए किसी के लिए बोल के दिखाइए, अब 2 मिनट में फतवा जारी हो जाएगा। हिंदू हैं हम लोग, शांत बैठे हुए, हम लोग सम्मान करते हैं सबका, इसलिए हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं इन सब बातों का। वो मंच इसलिए तो सबको बुरा लग रहा है कि वो मंच पे आप करने क्या जा रहे हो, उस मंच पे आप क्या मैसेज देना चाहते हो उस मंच को। तो इसलिए हम लोग कहना चाहते हैं कि जो उनको सपोर्ट अगर शायद हो सकते कि वो उनको एक समय पे आके उनको ये चूज करना चाहिए कि उनको किसका साथ देना है और किसका साथ नहीं देना है। में क्या लगता है आपको सीजेपी प्रोटेस्ट का जो है निष्कर्ष क्या निकलेगा? निष्कर्ष आज निकल चुका है ऑलरेडी। आज आप देख रहे होंगे बांगड़ू साहब हमारे, जो कि पॉपुलर बांगड़ू साहब ही कहेंगे हम उनको, 3 इडियट से पॉपुलर हो गए। आज पुलिस ने उनको बाकायदा लेके गए और उनकी हेल्थ में भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं परेशानी थी, इस वजह से उनको आज एडमिट किया गया है। तो कुछ समय में शायद बदलाव का देखने को मिलेगा और युवा भी थोड़ा सा चेंज होगा माइंड में। आपका नाम? इट्स दीप्ति। यहाँ पे आप जैसे आज जो ये जो चैंपियनशिप है आप ये होस्ट कर रहे हो, तो कैसा आपको फील हो रहा है आज?
फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम फीलिंग वेरी प्राउड कि मुझे नेशनल लेवल चैंपियनशिप होस्ट करने का मौका मिल रहा है. एक्चुअली आई एम फ्रॉम द टीम एंड इवन मैंने भी कराटे सीखा है, बट ड्यू टू सम रीजंस मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई. बट आई एम वेरी हैप्पी टू सी द चैंपियंस, टू सी दिस वाइब. मुझे बहुत मजा आ रहा है. और जैसे अभी जो बच्चे खेलने आएंगे तो आप उनको कुछ मैसेज देना चाहते हो? यस, बिकॉज मैंने कई बार देखा है कि काफी बच्चे आते हैं मेडल्स के लिए, बट आई लव दोज किड्स जो आते हैं फाइट के लिए. सो आई वांट टू टेल देम कि आप आओ, फाइट करने के लिए आओ, प्ले करने के लिए आओ, वो मोमेंट एंजॉय करने के लिए आओ. क्योंकि यहाँ पर काफी बच्चे हैं जो झारखंड, तमिलनाडु, बहुत दूर से आए हैं. सो आई वांट देम टू नो कि आप यहाँ पर फाइट करने आए हैं और फाइट करेंगे. रिजल्ट तो बाद में देखा जाएगा. कराटे, जैसे कराटे जो स्पोर्ट है उसमें ज्यादातर मैंने देखा है कि जो लड़के होते हैं वो ज्यादातर उसमें पार्टिसिपेट करते हैं. तो आप आज की जो लेडीज हैं, जैसे वुमेन हैं, उनको आप कुछ बोलना चाहते हो कि उन्हें इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और उनके पेरेंट्स को उन्हें सपोर्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? यस, एग्जैक्टली, बीइंग अ वुमेन, क्योंकि मैंने भी कराटे स्टार्ट किया था, मुझे भी किसी ने सपोर्ट नहीं किया था ऑनेस्टली, और ये भी एक रीजन रहा है शायद मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई. एंड एज यू नो कि यहाँ पर नेशनल लेवल चैंपियनशिप है तो काफी दूर दूर से बच्चे आए हुए हैं. बट ऑनेस्टली टेलिंग यू, यहाँ पर काफी बच्चे ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स ने उन्हें सपोर्ट नहीं किया, जिनकी सोसाइटी ने उन्हें सपोर्ट नहीं किया. बट आई थिंक हमारी लाइफ में कोई एक ऐसा पर्सन होता है या फिर कोई एक ऐसी अथॉरिटी होती है जो आपको सपोर्ट करती है उस चीज के लिए. तो आई थिंक ऐसे लोगों को इनिशिएटिव लेना चाहिए और ऐसे बच्चों को आगे पुश करना चाहिए, ताकि जो बच्चे मन से पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो पार्टिसिपेट कर पाए और बड़े बड़ी प्लेटफॉर्म्स पर फाइट कर पाए. तो मेरा अब आपसे एक और सवाल ये है कि ये जो चैंपियनशिप है, ये जैसे कराटे वाली, तो इसमें क्या कहते हैं, जो बच्चे हैं वो सारे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे जितने भी बच्चे आए हुए हैं उनको जो ये प्रोग्राम है उसे देखकर ऐसा क्या मोटिवेशन मिलेगा कि मतलब जैसे चैंपियनशिप्स वगैरह होती है तो उनसे बच्चों को क्या मोटिवेशन मिलता है? सबसे बड़ा मोटिवेशन तो ये है कि वो इतने बड़े प्लेटफॉर्म तक यहाँ पर आए हैं. क्योंकि कई लोगों के माइंड में होता है कि अरे यार, भले प्लेटफॉर्म बड़ा है लेकिन यार काफी झंझट है, काफी दूर है. तो सबसे बड़ा मोटिवेशन तो ये है, अगर वो यहाँ तक आए हैं, अगर वो नेशनल लेवल पर प्ले कर रहे हैं तो वो इंटरनेशनल तक जाएंगे. दैट आई बिलीव. थैंक यू सो मच. आपका नाम? विशाल गौतम, सेंसाई विशाल गौतम, व्हाट? सेंसाई विशाल गौतम, तो यहाँ पर आप जो है, यहाँ पे आप कोच हो, तो आपकी टीम का नाम क्या है? विशाल मार्शल आर्ट अकेडमी. तो आपने अपनी टीम को कैसे सपोर्ट किया यहाँ इस प्लेटफॉर्म तक पहुँचने के लिए? पहले तो मैं खेल कराटे लीग के बारे में बता देता हूँ. तो आज से नहीं, काफी समय से मैं इनसे जुड़ा हुआ हूँ. जो ये मंच देते हैं, जो प्लेटफॉर्म देते हैं, वो बच्चों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है और उनमें कंपटीशन मिलता है. कम फीस में अच्छी चीजें, नेशनल लेवल पर ये टूर्नामेंट कराते हैं, एक इंटरनेशनल लेवल जैसी वाइब आती है. तो बच्चों के लिए सबसे अच्छा मंच है वैसे ये, क्योंकि कंपटीशन अच्छा होता है. ऐसे मैच जो होते हैं, जैसे ये जो चैंपियनशिप हो रही है, ऐसे मैच जो बच्चों के लिए ऐसा कौन सा काम करते हैं, उनको ऐसा कौन सा मोटिवेशन मिलता है ऐसे पार्टिसिपेट करके? मैम, बच्चे छोटे छोटे टूर्नामेंटों से ही आगे बढ़ते हैं और ये तो फिर भी बहुत बड़े लेवल पे है. दूसरी चीज, जैसे बच्चा गेम में कब इम्प्रूव करेगा, जैसे स्कूल में बच्चा पढ़ रहा होता है और उसमें 4 बार यूटी होते हैं. अगर यूटी टेस्ट ना हो तो नेशनल में मेडल, वो फाइनल एग्जाम में नहीं बैठ पाएगा. सेम जो हम टूर्नामेंट में बच्चों को लेके जाते हैं, वो हमारा मेन पर्पस यही होता है, बच्चा ना सीखे और इस चीज से नेशनल लेवल पर स्कूल गेम्स में जाके मेडल निकाले. और जो पेरेंट्स अपने बच्चों को सपोर्ट नहीं करते हैं खेलने के लिए कराटे वगैरह में, या फिर पार्ट नहीं लेने देते, तो आप उन पेरेंट्स को क्या कहना चाहोगे? मैम देखो, उनमें ना कुछ पेरेंट्स ऐसे भी हैं जो कराटे को ना बहुत गलत मानते हैं. क्यों मानते हैं? क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कमिटमेंट करते हैं, नहीं हो पाती है ना. और कुछ पेरेंट्स करना चाहते हैं लेकिन उन पे पैसा नहीं है. तो यही कारण है जो पेरेंट्स नहीं आते, लेकिन जिन्हें पता है वो आते हैं. एक जो बच्चा है मिडिल क्लास वाला, उसको कितने पैसे लगते हैं एक कराटे चैंपियन बनने के लिए? हम चैंपियन बनने में तो उसकी मेन चीज तो उसकी प्रैक्टिस और अभ्यास ही है. दूसरी चीज, अगर पेरेंट्स थोड़ा सा भी सपोर्ट करें ना तो बच्चा प्लेयर बनेगा. व्हाट्स योर नेम? देवांश सिंह. कितने साल के हो? मैं 17. आपका नाम क्या है? आदेश शर्मा. आप इनके कोच हो जी. कैसा फील हो रहा है? ये भी फर्स्ट राउंड जीत गया है. अच्छा हो रहा है फील. अच्छी मेहनत है, बच्चे की मेहनत दिखाई देती है. वो तो कितना टाइम लगा यहाँ तक आने में? यहाँ ये बच्चा हमारा 11 साल से कर रहा था और ये इंडिपेंडेंस डे का प्लस टैलेंट लीग काफी अच्छे लेवल खेल चुका है और यहाँ तक आने में 11 साल तो लग गया बच्चे को आने में. 11 साल लग गए यहाँ पे आने में. ये फर्स्ट टाइम कंपटीशन में हो? नहीं, खेल कराटे में पहली बार आया हूँ. वैसे
नेशनल्स वगैरह खेल चुका हूँ पहले। अच्छा, और आपसे मेरे को सवाल था कि जो बच्चे यहाँ नहीं खेल पा रहे हैं या फिर जो बच्चे अभी हार गए हैं, तो उनको कुछ कहना चाहते हो? जो बच्चे अभी हारे हैं वो ऐसा ना समझे कि वो हार गए हैं, वो और आगे चल के और अच्छी मेहनत करें। इससे क्या है, इन बच्चों को ये मिला कि हमारी कहीं कमी रह गई है, कहीं प्रैक्टिस में कमी रह गई है। वो बच्चे हार ना माने, कहते हैं कि वो हार के बाद जीत है ना। तो वो चीज को लेकर के चले आगे, आगे कामयाब होंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे जीतेंगे वो। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनुष्का लोहरा है, आप कहाँ से हो? झारखंड से। आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो? अभी हम कॉलेज में पढ़ते हैं, गवर्नमेंट वुमेन्स पॉलिटेक्निक रांची। यहाँ पे खेलने के लिए आए हो? यस, तो कराटे कब से कर रहे हो? लास्ट 4 ईयर्स से। 4 ईयर से। आप? मेरा 6 ईयर्स हो गया। आप इनके कोच हो, तो कितना टाइम लगा इनको यहाँ तक ऐसे कंपटीशन में पहुँचाने के लिए? ज्यादा तो नहीं, 3 से 4 साल बस। तो कितना मेहनत लगा इनका? पेरेंट अपने बच्चों को अंदर लेकर नहीं आए, बहुत असेंबलिंग एरिया में लेके जाए। हर जगह खेलने जाते थे, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहता था, बट असेंबलिंग एरिया यहाँ में पता लेकर नहीं जाए। क्यों नर्वस हो गई तो खेलने नहीं सकी थोड़ा सा। मम्मी पापा का क्या रिएक्शन था जब आपने बोला कि आपको कराटे खेलना है? अंडर 6 अच्छा रिएक्शन था, मेरे पापा भी कराटे करते थे अपने टाइम पे, तो हम भी कर रहे थे, तो उन लोग का अच्छा रिएक्शन था। तो मम्मी पापा सपोर्टिव है बहुत? हाँ है, बहुत ज्यादा सपोर्टिव है। आज हम यहाँ पे मौजूद हैं खेल कराटे चैंपियनशिप में, तो ये हर साल होता है? यस, ये पिछले 5 साल से चला रहा है, जैसे सर ने बताया है। इस साल हमारे यहाँ 2000 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया है और सभी 22 स्टेट से यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं अपने अपने टैलेंट को दिखाने के लिए। तो यहाँ पे ये जो चैंपियनशिप होती है इसमें कितनी टीमें वैसे पार्टिसिपेट करती हैं, और बाहर के कॉलेजेस वगैरह पार्टिसिपेट करते हैं क्या? हाँ, ये वैसे स्टूडेंट्स के लिए भी होता है और कॉलेज के लिए भी होता है, और यहाँ पे लगभग अभी 22 स्टेट से टीम्स आई हुई हैं, अलग अलग फेडरेशन से और अलग अलग एसोसिएशन से। अच्छा, तो ये जो प्रोग्राम है ये 5 साल से चलता आ रहा है, आपने कितनी बार पार्टिसिपेट किया है? मे बी मेरा ये 3rd टाइम है सर के यहाँ पे। पहले कराटे लीग हुआ करता था, इस बार खेल कराटे चैंपियनशिप है। तो आप 3rd टाइम कर रहे हो यहाँ पे पार्टिसिपेट, कितनी बार जीत चुके हो? मैंने पिछली फाइट में मेरा शायद सिल्वर मेडल था, उससे पहले शायद गोल्ड था। ओह, तो इसके बारे में, जैसे ये जो चैंपियनशिप होती है इससे बच्चों को क्या मतलब आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन कुछ मिलता है? यस, बच्चों को मोटिव होते हैं बच्चे कि हम आगे भी अपनी चैंपियनशिप को और बेहतर कर सकते हैं। हार के बाद बच्चों को अपने डिफीट्स का पता चलता है और अपने लूज पॉइंट्स का पता चलता है, और अगर बच्चे जीतते हैं तो वो अपने अपने जो टैलेंट होता है और अपनी जो ट्रिक्स होती हैं उनको और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। सबसे अच्छी ट्रिक क्या है अगर किसी बच्चे को यहाँ पे पार्टिसिपेट करना है, उसे ऐसे मन में है कि वो थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म करना चाह रहा है, तो उसके लिए कोई ट्रिक है? हाँ, काफ़ी ट्रिक होती है, जैसे सिंगल पंच वगैरह, ये सब ट्रिक होती है जो नॉर्मल हमारे स्टार्टिंग स्टेज पे होती है। बच्चा एक सिंगल पंच से भी फाइट जीत सकता है, बस उसके अंदर थोड़ा मोटिव ज़्यादा होना चाहिए कि एक तो डरना नहीं होता। फाइट से पहले अगर बच्चा डर जाता है तो ये होता है कि वो फाइट एरिना से बाहर ही हार जाता है। हमारे चैनल आज का प्रहरी AKP न्यूज को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।